गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 19। आज स्टार्ट करेंगे महाकवि कालिदास के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे। ओके, महाकवि कालिदास चैप्टर 19 पेज नंबर 89। ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट ने MA B.Ed की उपाधि की थी। क्या की थी इन्होंने? इसके राइटर कौन है? नरपत बारहट। इन्होंने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की थी। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। उनकी सबसे रुचि किस में होती है? जैसे हर प्रकार के सब चीज़ काम करने में होती है, तो उनको क्या था? सबसे वो काव्य लेखन लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यास नंगे पांव रहकर देश की गुलामी को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, घर परिवार, सुख दुख, भूखे प्यासे रह के भी अपने देश के लिए क्या किए थे? कुर्बान कर दिए थे। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कीर्ति है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्धि कीर्ति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन चरित्र अंकित है। कितने महापुरुष के जीवन चरित्र अंकित? 60। ओके, प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। इसमें कितने हैं? 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का अंकित किया गया है और कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण किया गया है। इस कीर्ति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। अगर हम किसी बच्चे को समझते हैं कि ये कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज हमेशा कमज़ोर रहता है, वो कभी भी तेज हो सकता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, वो हीरे की तरह कभी भी चमक सकता है ना। कालिदास को हम मात्र संस्कृति के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया है? अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कविवान ने कालिदास के उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। इस स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्होंने राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है ना। उनकी कितनी कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा में उनकी विद्वता और कविता चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय के बारे में जानेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी को माना है। ओके, उनका निधन कब माना गया है? कालिदास का जन्म, याद रखिए, कालिदास का जन्म है ना। कालिदास का
जन्म 65 ईस्वी ओके निधन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है, राइट। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनियों में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने की जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। ओके, उनके राज्य का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य का ठीक ठीक पता चलता है, विक्रमादित्य शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ कौन कौन से उत्पन्न हुए? एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक और कवि उत्पन्न हुए हैं, राइट। साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई है। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों के में सर्वश्रेष्ठ थे। क्या थे वो? सर्वश्रेष्ठ। कालिदास के अतिरिक्त पेज नंबर 89 निकाल लीजिए। 89 अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। सेकंड पैराग्राफ है ना। कवि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। देखिए, सुनिए, यहाँ कालिदास जी क्या करते थे? जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को क्या करते थे? काटते थे। तो अगर आप जिस डाल पे बैठे हो उस डाल को काटोगे तो क्या होगा? डाल गिरेगा या कि आप गिरोगे? ओके, राइट, है ना, काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। कब वो इतने बड़े महान कवि बन गए, इसका एक विचित्र कहानी है। और उन दिनों सारंगानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। उनकी क्या थी? एक गुणवान पुत्री थी। जिसका नाम विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके गुण, रूप और ज्ञान की प्रशंसा दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा रखी थी कि जो उसे शस्त्रार्थ को हरा देगा उसी के साथ अपना विवाह करेगी। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि विवाह करने के लिए स्वयंवर रचाया जाता था कि इस स्वयंवर में जो भी इसको पराजित कर देगा वो ही इस कन्या से विवाह कर सकता है ना।
उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचाई गई और वहाँ के विद्वान, जब स्वयंवर रचाया जाता था, ऐसे नहीं कि एक ही देश के बहुत सारे देश विदेशों बहुत सारे गांवों शहरों में ये घोषणा कर दी जाती है कि आज इसका स्वयंवर है, इसमें जो जो भाग लेना चाहता है वो ले सकता है, जो इसको पराजित करेगा उसी के साथ उनका स्वयंवर होगा। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी गलानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड टूट जाए। विद्योत्तमा को बहुत अपने सुंदरता पे घमंड था, अपने तेज पे घमंड था, तो पंडितों ने और विद्वानों ने यह सोचा कि मैं इसका घमंड तोड़ दूंगा, है ना। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। विद्वान और पंडितों मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख की तलाश में रहने लगे थे, है ना, ताकि इसका घमंड टूट जाए। संजोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वो कहीं जा रहे थे तो संजोग से उनको एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। उनके नज़र में ऐसा था कि ये जो युवक है वो मूर्ख है, वह पेड़ की जिस डाल पर बैठता था उसे ही काट रहा था। तो उन लोगों को लगा कि जिस डाल पे बैठा है तो ये तो मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता है ना, कि जिस पे हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो फिर पंडित तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए पंडितों ने उस पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर उसको लालच देकर अपने साथ चलने की राजी किया। उसने क्या किया, उसको पेड़ पे बैठा था तो उसे नीचे उतारा और उसको लालच दिया कि चलो मैं तुम्हारा विवाह बहुत सुंदर कन्या से, राजकुमारी से करवा दूंगा। तो किसी तरह से वो तैयार हो गया और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होगा, उसके साथ जाता है। फिर पंडितों ने मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा। उसने उसको पहले ही बता दिया था कि जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं वहाँ आपको क्या करना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, ओके। और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। सुनिए, यहाँ कितना रोचक बात बताया जा रहा है। जो पंडित ने उस व्यक्ति को ले गया था जिसे वो मूर्ख समझता था, है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आपको वहाँ बोलना नहीं है, आप एक गूंगे तक के तरह रोल करोगे और कुछ भी नहीं बोलोगे, है ना। बोलोगे तो फिर हमारा जो प्लान है वो कंप्लीट नहीं होगा, ओके। तो वो बहुत खुश हो गए। उनको नए नए कपड़े दिए गए कि आप पहन के तैयार हो जाओ। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आज मुझे नए कपड़े मिल रहे हैं और मुझे यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। फिर राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने क्या कहा कि यह हमारे गुरु हैं और वो बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण वे संकेत ही शास्त्रार्थ करेंगे। उन्होंने उनको क्या समझाया कि इनका आज मौन व्रत है ना। पंडित ने दिमाग लगाया कि मौन व्रत का नाम रखेंगे, तो जब हम मौन व्रत करते हैं तो उसमें कुछ भी बोलना नहीं होता है। तो उन लोगों ने अच्छा दिमाग में अपने सोचा समझा कि क्यों ना हम इसका ऐसा बता दिया जाए कि इसका आज मौन व्रत है, इसलिए आज ये कुछ नहीं बोल सकते, तो हमारा जो काम जो हमने सोचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा, है ना। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था
कि ईश्वर एक है। उसने उनके बातों में आ गई वो विद्यात्मा कि चलो ये जो भी बोल रहा है वो सही है, और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक उंगली इशारा दिखाया जिसका भाव था ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है। रूप अनेक है पर ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसे 2 उंगलियां दिखाते हुए उनकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। यहाँ देखिए उस युवती ने उनको ऐसे एक उंगली दिखाया। उनका इशारा था कि ईश्वर एक है, लेकिन जिसे पंडित को लाया गया था, जिसे मूर्ख व्यक्ति समझा जा रहा था, वो क्या समझा कि ये मुझे एक उंगली दिखा रहे कि मैं आपका एक आंख फोड़ दूंगा, तो मैं क्यों ना उसको 2 उंगली दिखाऊं ताकि मैं तुम्हारा दोनों आंखें फोड़ दूँ। ओके, पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। वहाँ फिर बात को सलटा रहे कौन? पंडित। वो क्रोध में आ जा रही है, तो वो वहाँ बोल रहे हैं कि जो मौन व्रत किए उनका 2 आँख फोड़ने की बात में उनका यह संकेत होता है कि ईश्वर और जीव एक नहीं 2 है। राइट। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों को संकेत किया। उसके बाद वो विद्यात्मा क्या की 5 उंगली दिखा रही है। पहले 1 दिखाया था, फिर 5 उंगली दिखाती है। उस मूर्ख ने समझा वह मुझे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब वो विद्योत्मा पहले 1 उंगली दिखाई तो उसको ऐसा लगा वो मेरी एक आंख फोड़ने के लिए क्या, तो उसने 2 उंगली दिखाई। फिर जो पंडित थे उस बात को वहीं सलटा दिए। फिर वो 5 तत्वों के बारे में अपनी 5 फिंगर दिखा रही है। तो उस मूर्ख व्यक्ति क्या सोचा है, ये मुझे तमाचा मारने के लिए उंगली दिखा रही है ना। हाँ, तो उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा। उसने 5 उंगली दिखाई तो उस मूर्ख व्यक्ति ने मुट्ठी बांधकर उसको मारने के लिए संकेत दिखाया, लेकिन यहाँ भी उस पंडितों ने इस बात को वहीं खत्म कर दिया। आपने 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया। वो उनको उदाहरण दे रहे हैं कि राजकुमारी आपने 5 उंगलियों को 5 तत्वों को संकेत दिया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यहाँ भी देखिए उनकी कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया है। वो क्रोध हो जाती है, लेकिन उस पंडित ने क्या कहा कि आपने 5 तत्वों का संकेत दिया है, लेकिन ये जो हमारे गुरुजी है वो बोले 5 तत्वों को मिलने से ही हमारा क्या होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। यानी कि हाँ, समझ गए ना। फिर इस तरह उपरोक्त शर्तार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। उसने लास्ट में कहा कि मैं अपनी हार मानती हूँ, और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों से करवा दिया गया। एक दिन की बात है कि एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, ऊट ऊट ऊट। ओके, वो दोनों को किसी तरह से जो मन में ठाना था पंडित ने कि इस राजकुमारी का जो घमंड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत तेज हूँ, मैं उनको एक मूर्ख व्यक्ति से शादी करा दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके शादी करा दी, लेकिन अचानक वो भूल गए थे कि मैं मौन व्रत में हूँ, तो वहाँ से ऊँट जा रहा था। तो वो उस मूर्ख व्यक्ति ने ऊँट ऊँट बोला। ऊँट नहीं समझते किसको बोलते हैं? कैमल, ऊँट। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो राजकुमारी क्या करती है, चौंक उठती है। ओके, उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब वो बोलता है तो उसे पता चलता है कि उसका पति कोई विद्वान नहीं, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है।
पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ जब उसकी समझ में आया, विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा। बाद में किसी को भी पता चलेगा कि हमारे साथ ऐसे छल किया जा रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी और उन्हें दुख होगा। और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीतिक, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौट गए। जब वो बहुत ज्ञानी हो गए, सीख लिए, तो फिर से वो क्या किए, वो विद्योत्मा के पास चले गए। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्त कश्चिति बस्विन केश। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। उन्होंने जो मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव को रचना किया था उसके बारे में जब उनको बताए, उनको सुनाए, तो उनको विश्वास हो गया कि नहीं, ये मूर्ख नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा कवि है और इनको बहुत ज्ञान है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। उनको हर क्षेत्र के बारे में सब चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई तुलना नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोर नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य और तथा नाटक के द्वारा बार बार हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। राजा प्रजा क्या है? शासक ही नहीं, उसका रक्षक भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा दृष्टि से देखा जाता है और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि का शिक्षा दी जाती है ना। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है जिसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं। राइट। मानवलिकता कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका को प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज उर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। ओके, तो ये आपका कवि कालिदास के बारे में परिचय हुआ। रघुवंश एवं महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कहा है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार स्मृति को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्य वंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाकवि कालिदास का 7वां और 7वां ग्रंथ है अभियान शकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे सांस्कृतिक साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीतिक, समाज और जन विश्वास, भूगोल आदि सभी की झलक मिलती है।